करूंगा क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। हमारा जो शुरू में मैं माननीय रामाशीष जी, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी और डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिनके इन 3 लोगों के प्रयासों से मुझे ये बोलना यहाँ संभव हो पाया है। तो श्री रामाशीष जी, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी और प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी, इन तीनों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए यहाँ बोले। मुझे जो टॉपिक जो दिया गया है वो है चीनी साम्राज्यवाद एवं भारत। तो हम संक्षेप में पहले हम जो साम्यवादी विचारधारा है और जो साम्राज्यवाद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम प्रारंभ करेंगे रूस से और लेनिन से। लेनिन ने एक पर्चा लिखा था जिसका शीर्षक था जारिस रसिया ए प्रिजन हाउस ऑफ नेशनलिटीज। उसमें उन्होंने ये अपना मत व्यक्त किया था कि तत्कालीन जो जारिस रसिया है वो वहाँ पे ढेर सारी राष्ट्रीयताओं को दबा करके उसका रखा गया है। तो उस पर्चे से ये अपेक्षा की जाती थी कि लेनिन जब भी सत्ता में आएंगे, साम्यवादी जब भी सत्ता में आएंगे, तो जितनी भी राष्ट्रीयताएं जिनको कि दबा करके कुचल करके जारिस रसिया ने अपने रूस की सीमाओं के अंतर्गत रखा, उनको शायद वो आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करेंगे। बाद में जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन होता है और लेनिन स्वयं सत्ता में आते हैं, तो ये जितनी भी राष्ट्रीयताएं थीं जिनको उन्होंने कहा था कि जार ने जोर जबरदस्ती बलात्पूर्वक रसिया के अंतर्गत रखा था, किसी को भी आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं प्रदान किया गया। यानी जो जारिस रसिया था वही बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद जो है सोवियत संघ बना। लेनिन के उपरांत स्टालिन सत्ता में आते हैं। स्टालिन ने भी जो है जो रूस की सीमाओं को बढ़ाने का जो कार्य था वो उन्होंने किया। उन्होंने जो बाल्टिक स्टेट थे, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, उसको उन्होंने जो है हिटलर से समझौता करके और इस समझौते पर दस्तखत किया इनके विदेश मंत्री मोल्टोव और हिटलर के विदेश मंत्री रोबेंट्रॉप। तो रोबेंट्रॉप मोल्टोव पैक्ट के तहत इस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया जो ये 3 अलग राष्ट्र थे जिनको बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं वो सोवियत संघ के हिस्से। तो इन्होंने भी अपनी सीमाओं को बढ़ाया। तो सोवियत संघ की जो रसिया की सीमाएं थी उसका जितना संभव विस्तार जो जारिस रसिया नहीं कर सका, जो जार नहीं कर सके जो रूस की सीमाओं का विस्तार, उससे ज़्यादा विस्तार जो है वहाँ के साम्यवादी शासक लेनिन और स्टालिन ने किया। और इन्होंने केवल लिप सर्विस पे करने के लिए जो उनका संविधान था, उस संविधान में जो 15 गणराज्य थे, जो 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत संघ का निर्माण होता है, उन 15 गणराज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान किया गया और उनको जो है सोवियत संघ से अलग होने का भी अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन ये केवल सिद्धांत में था। व्यवहार में जो 15 गणराज्य थे सोवियत संघ के, उसमें से कोई भी उससे बाहर नहीं आ सकता था। केवल इतना ही नहीं, बाद में जो ईस्ट यूरोप था वो भी सोवियत संघ के प्रभाव में आ गया था। तो आप 15 गणराज्यों को छोड़ दीजिए, जो ईस्ट यूरोप था, जो पूर्वी यूरोप था, जो वार्सा पैक्ट का हिस्सा हो गए थे, नाटो वेस्ट ने बनाया था, उसके जवाब में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया था। तो वार्सा पैक्ट के जितने भी सदस्य देश थे, जो ईस्ट यूरोप के देश थे, जो सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत थे, वो भी उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर नहीं आ सकते थे। हंगरी और चेकोस्लोवाकिया ये 2 राष्ट्र थे जिन्होंने जो है साम्यवादी शासन को उखाड़ फेंक करके और उसे साम्यवाद के प्रभाव से, सोवियत संघ के प्रभाव से जाने का प्रयास किया। लेकिन ब्रेजनेव ने, वहाँ के तत्कालीन शासक ने जो है चेकोस्लोवाकिया में इंटरवीन किया, हंगरी में इंटरवीन किया और हंगरी और चेकोस्लोवाकिया दोनों में हस्तक्षेप करके इन दोनों राष्ट्रों में साम्यवादी सरकार के पतन को रोका। साम्यवादी सरकार को उन्होंने बनाए रखा और एक नए डॉक्ट्रिन का उन्होंने बात की, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं, जिसमें ये कहा कि जो सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में जो भी यूरोपीय देश हैं, वो कोई भी यूरोपीय देश सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र से बाहर नहीं आ सकता है। अब इससे बड़ा साम्राज्यवाद क्या हो सकता है कि पूरा सोवियत संघ, उनका जितनी भी राष्ट्रीयताएं हैं सब उनके अंतर्गत कहने के लिए सोवियत संघ था, लेकिन रूस का प्रभाव उस पर स्पष्ट था। और उसके बाद केवल सोवियत संघ ही नहीं, इवन जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो भी सोवियत संघ के प्रभाव से बाहर नहीं आ सकते थे। और चूंकि कोल्ड वार चल रहा था, इवन पश्चिम के देशों में जो वेस्टर्न ब्लॉक था,
जिसका मुखिया अमेरिका हुआ करता था, अमेरिका ने भी ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन को मान लिया और उसने कहा कि जो सोवियत संघ के प्रभाव में जो देश हैं वो उससे बाहर नहीं आ सकते हैं। यानी हंगरी में जो सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया, चेकोस्लोवाकिया में जो सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया, उसका थोड़ा सा भी विरोध अमेरिका या जो नाटो था उसने नहीं किया, यानी ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन को स्वीकार कर लिया गया। तो ये तो हुई रूसी साम्राज्यवाद की बात, जो पनपा फूला लेनिन और स्टालिन और आगे बढ़ता रहा ख्रुश्चेव और बाद के समय तक। और आप सबको ज्ञात है कि जैसे ही थोड़ी सी भी आज़ादी वहाँ सोवियत संघ में दी गई तो जितनी भी राष्ट्रीयताएं थी वो सभी रिपब्लिक करके हो लगभग अब 15 गणराज्य 15 राष्ट्र के रूप में आ गए हैं, सब बाहर आ गए। तो ये तो हुई साम्यवाद, रूसी साम्यवाद के अंतर्गत रूस की सीमाओं का विस्तार। अब उसके बाद हम चीन पे आते हैं। माओ अपने को रूस और स्टालिन के ही समर्थक मानते थे, तो जो मार्क्सवाद था, लेनिनवाद था, स्टालिनवाद था, उसी की कड़ी में आगे माओवाद उसी के अपने मानते थे। ये दूसरी बात है कि स्टालिन के बाद जब ख्रुश्चेव जो साम्यवादी विश्व था उसके नेता बन गए और ख्रुश्चेव ने माओ को साम्यवादी जो लीडरशिप थी वो नहीं दी, तो उनका धीरे धीरे सोवियत संघ से अलगाव होता गया। माओ ने भी अपनी सीमाओं का विस्तार किया चीन का। माओ ने सबसे पहले तिब्बत पे आक्रमण किया और पूरे तिब्बत को उन्होंने अपने अधीन कर लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि इस तिब्बत पे जो उन्होंने आक्रमण करके अपने अधीन ले लिया, इसको माओ ने संज्ञा दी लिबरेशन ऑफ तिब्बत। और आज भी जिस दिन साम्यवादी चीन की सेनाएं तिब्बत में प्रवेश करती हैं, उसको तिब्बत के लिबरेशन डे के रूप में आज भी मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। यानी उसको उपनिवेश बना लिया और उसको आज़ादी दिन के रूप में मनाया जा रहा है। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने जिंगजियांग, जो वहाँ के लोग भी कहते हैं कि हम उइघुर मूल के हैं, हम टर्किश मुस्लिम हैं, हमारा चीन से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी जो है और वो अपने को मानते हैं कि हम जो सेंट्रल एशिया है उनके करीब हैं और हमारी संस्कृति भी, हमारा धर्म भी, सब कुछ वह है। और वो अपने को चीन बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन पूरे जिंगजियांग को भी जो है माओ ने अपने नियंत्रण में किया और वो भी चीन का हिस्सा है। तीसरा, उन्होंने इनर मंगोलिया, जो मंगोलिया का हिस्सा करता था, उसको भी उन्होंने कब्जा कर लिया और वो भी उनका पार्ट है। तो इनर मंगोलिया, जिंगजियांग और तिब्बत, ये तीनों को जोड़ दिया जाए तो आज वर्तमान जो चीन है उसका भूभाग का 60% हिस्सा यही हो जाता है। यानी चीन जो माना जाता है, जो हान मूल के जो लोग हैं वही असली चीन है। तो हान मूल के लोग जो चीन है उनका क्षेत्र केवल 40% है और 60% इन्होंने दूसरे देश का क्षेत्र है, भूभाग है, जिसको उन्होंने शक्ति का प्रयोग करके अपने अंतर्गत कर लिया है। जो पृथकतावादी आंदोलन है वो तिब्बत में भी चल रहा है। वो जो सुनता से हम उसको पृथकतावादी नहीं कहेंगे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहेंगे, लिबरेशन मूवमेंट कहेंगे, बिकॉज क्योंकि वो अपने आत्मलड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। तो जिंगजियांग में उइघुर लड़ रहे हैं, तिब्बत में जो तिब्बत के लोग हैं लड़ रहे हैं। आपको मालूम है तिब्बत का जो एग्जाइल गवर्नमेंट है उनका वो धर्मशाला में है, चल रहा है। तो ढेर सारे तिब्बत जो वहाँ से बाहर निकल गए हैं और दूसरे देशों से, मुख्यतः भारत से जो है अपना स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे हैं। तो तिब्बत में भी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है, जिंगजियांग में भी चल रहा है, इनर मंगोलिया भी जो है उनसे बाहर आने के लिए छटपटा रहा है। लेकिन इन सब को चीन ने अपनी साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाते हुए उन्होंने यहाँ सब तीनों प्रदेशों में डेमोग्राफिक कंपोजिशन चेंज किया है। सब जगह जो हान मूल के लोग हैं उनको जिंगजियांग में बसाया गया है, उनको तिब्बत में बसाया गया है। और लगभग ये सब जब भी जो ये दूसरों के भूभाग थे वहाँ पे काफ़ी संख्या में हान जो मूल के चाइनीज़ हैं उनको लाके वहाँ बसा दिया गया। डेमोग्राफिक कंपोजिशन चेंज करके एक अकम्प्लिश फैक्ट के रूप में एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है कि ये चीन का हिस्सा है, चीन का अविभाज्य अंग है। तो ये तो हुई इनकी विस्तारवादी नीति के। और दूसरी बात
ये दूसरे कहते हैं प्रिजन हाउस ऑफ नेशनलिटीज की बात कर, जो साम्यवादी चीज जो भी साम्यवादी हैं वो सभी के, इवन भारत के बारे में भी जो लेनिन का जो विचार था, जो माओ का विचार था राष्ट्रीयताओं के बारे में, उसको विचार को भारत के ऊपर भी लागू करते हैं। और भारत के भी जो साम्यवादी हैं हमारे सभी पृथकतावादी आंदोलनों का समर्थन करते हैं, आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करते हैं। इस आधार पे वो जो आर्गुमेंट लेनिन ने प्रिजन हाउस ऑफ नेशनलिटीज के अपने जो पर्चे में दिया था, वही आर्गुमेंट वो यहाँ भी ऑफर कर रहे हैं। तो ये तो हुई इन दोनों के साम्राज्यवादी नीतियों की बात, चीन की और रूस की। और ये जो उनके सबसे बड़े साम्यवादी नेता थे लेनिन, स्टालिन और माओ किसमें। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक तरफ साम्यवादी विचारधारा कहती है कि वो साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं, विस्तारवाद का विरोध करते हैं, आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करते हैं, सभी राष्ट्रीयताओं को जो है आत्मनिर्णय अधिकार को देने की बात करते हैं। ये केवल थियरी में करते हैं, व्यवहार में जो रूस और चीन में जो साम्यवादी शासकों के अंतर्गत जो इन दोनों देशों का व्यवहार रहा है, ये बिल्कुल विपरीत रहा है। तो इन थियरी दे आर अपोजिंग इंपीरियलिज्म, बट इन प्रैक्टिस दे आर ऑल फॉर इंपीरियलिज्म। और उन्होंने सभी मतलब अपनी सीमाओं का विस्तार भी किया। अब हम इसके बाद जो है भारत चीन संबंधों के पे आते हैं। भारत चीन संबंध यदि हम एक तरफ देखें तो बहुत ही प्राचीन संबंध हमारे हैं। ईसा पूर्व से हमारे चीन के संबंध रहे हैं। हिमालय इतना बड़ा बाधा होने के पश्चात भी हमारे उनके सांस्कृतिक संबंधों को रोक नहीं पाया है। हमारे यहाँ से ढेर सारे बौद्ध भिक्षु यहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार करने चीन में गए और वहाँ उनका चीन में स्वागत हुआ। और चीन के जो लोग थे उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार भी किया। आज की डेट में भी बुद्धिज्म वहाँ का सबसे बड़ा धर्म है। और यह 200 करीब 25 करोड़ से ज़्यादा जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो जो है चीन के अंतर्गत हैं। यदि आप इस दृष्टिकोण से देखें कि विश्व में सबसे बड़ा विश्व का कौन सा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, तो चीन ही है। जितना बौद्ध धर्म के अनुयायी चीन में है उतनी संख्या में किसी और देश में नहीं है। 25 करोड़ के ऊपर आज भी जो है वहाँ जो बौद्ध धर्म के अनुयायी चीन में आज भी निवास करते हैं। आज भी उनका सबसे बड़ा धर्म जो है बुद्धिस्ट धर्म ही है। तो हमारी उनकी जो सांस्कृतिक संबंध है वो आज के नहीं बहुत पुराने हैं। फाहियान हमारे यहाँ आए, वो तक्षशिला में गए, नालंदा में गए, विक्रमशिला में गए, इन विश्वविद्यालयों में गए, उन्होंने यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की और यहाँ से लौट के जाकर उन्होंने भारत के बारे में बहुत ही अच्छे शब्दों में जितना लिखा जा सकता लिखा। ह्वेनसांग आए हर्ष के समय में 6ठी शताब्दी में। ह्वेनसांग भी जो है भारत के जो तत्कालीन विश्वविद्यालय थे, विक्रमशिला थे, नालंदा थे, इन सब जगह गए। भारत में काफ़ी दिन तक ह्वेनसांग रहे, उनका हर जगह स्वागत हुआ। वो हर्ष से भी जो उसमें के तत्कालीन राजा थे भारत के, हर्ष से भी उन्होंने मुलाकात की। और ह्वेनसांग जब लौट के चीन जाते हैं तो उन्होंने भारत के बारे में काफ़ी अच्छा लिखा। और ये माना जाता है कि जो उन्होंने लिखा आज भी वो पढ़ने योग्य है। और वो यदि आप पढ़िए तो आपको मालूम होगा कितना मतलब अच्छा जो है विचार चीनी मूल के व्यक्तियों का भारत के प्रति था। तो वो हमारे सांस्कृतिक संबंध उनके इतने मजबूत थे। यदि हम आधुनिक युग में आते हैं तो आधुनिक युग में भी हमारे संबंध उनके बहुत अच्छे थे। सुन यट सेन, जिनको आधुनिक चीन का जनक कहा जाता है, तो सुन यट सेन ने जो है को पूरा समर्थन हमारे राष्ट्रवादी नेताओं को था, हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के नेताओं का था। उसके बाद जापान ने जो आक्रमण किया मंचूरिया पे, तो भारतीय जो नेता थे उस समय के जो स्वतंत्रता संग्राम के, उन सब ने जापानी आक्रमण का विरोध किया। और हमारे यहाँ जो है कांग्रेस ने जो है डॉक्टर कोटनीस, उनकी अध्यक्षता में एक मेडिकल टीम भेजी थी वहाँ के लोगों को सेवा के लिए, मेडिकल रिलीफ के लिए। और जो डॉक्टर कोटनीस का योगदान था, कोटनीस की मृत्यु भी चीन में हो जाती है, उनके योगदान को आज भी चीन के लोग स्वीकार करते हैं। और उनके सम्मान में जो है चीन सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत चीन की एकता के बहुत बड़े समर्थक थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर का ऐसा मत था, विश्वास था कि भारत की एशिया का पुनर्जागरण तब तक नहीं होगा जब तक कि भारत और चीन एक साथ नहीं आ जाते हैं। और उन्होंने कहा कि जिस दिन भारत और चीन एक साथ आ जाएंगे, एशिया का पुनर्जागरण होगा। और वो शक्ति जो पश्चिम में चली गई है, वो शक्ति जो है फिर पुनः जो है
पूर्व में आ जाएगी जो पहले यहाँ हुआ करती थी। तो टैगोर भारत चीन के मधुर संबंधों के बहुत बड़े समर्थक थे। समस्या का प्रारंभ 1949 में जब माओ सत्ता में आते हैं, चीनी साम्यवादी शासन, चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना होती है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होती है, वहाँ से समस्या का प्रारंभ होता है। 1950 में ही 49 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना गठित होती है, 50 में ही वो तिब्बत पे आक्रमण करके तिब्बत पे अपना आधिपत्य कर लेते हैं। उस समय हमारे यहाँ जो हमारे उस समय के बड़े नेता थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और सरदार पटेल, इन सब लोगों ने विरोध किया और नेहरू पर दबाव बनाने की कोशिश की कि आप चीन का जो आक्रमण हुआ है, चीन ने जो तिब्बत पर कब्जा कर लिया है, उसका आप विरोध करिए। लेकिन नेहरू हिंदी चीनी भाई भाई, चीन के प्रति उनका जो झुकाव था, उन्होंने पटेल, राम मनोहर लोहिया और उस समय के जो ढेर सारे तत्कालीन नेता थे हमारे, उन सब की बातों को उन्होंने नज़रअंदाज किया और जो लहासा में, तिब्बत में जो हमारा ब्रिटिश पीरियड में जो हमारी उपस्थिति थी, हमारे कुछ पोस्ट थे और सब थे, उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया। केवल विड्रॉ ही नहीं किया उन्होंने जो है अपना पूरा जो क्लेम था भारत का, वो पूरा उन्होंने कर लिया। तो ये एक पहली बड़ी भूल थी नेहरू की है उस पर, क्योंकि उस समय वो बार्गेन कर सकते थे, निगोशिएट कर सकते थे और ये मैकमोहन लाइन था, उसको जो है चीन को बाध्य कर सकते थे उसको मान्यता देने का, लेकिन ऐसा नेहरू ने नहीं किया। दूसरी बड़ी गलती उन्होंने 1954 में की, जब उन्होंने भारत चीन जो संधि पे दस्तखत हुए, जिसमें पंचशील सिद्धांत जिसके थ्रू आता है, जिसमें हम जिसकी चर्चा अक्सर हम लोग करते हैं, पंचशील जो बुद्धिज्म से आया था, तो ये उसी का था। उसके द्वारा सबसे बड़ी गलती हम लोगों ने की कि तिब्बत को हमने जो है चीन का अविभाज्य अंग मान लिया। अब तिब्बत को चीन का अविभाज्य अंग मान लेने से अब चीन की जो भारत पर निर्भरता थी वो समाप्त हो गई। और यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि भारत की मान्यता कि तिब्बत चीन का अविभाज्य अंग है बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब तक भारत तिब्बत को चीन का अंग नहीं मानता और देश की मान्यता का कोई ज़्यादा मतलब नहीं था। लेकिन जब भारत ने मान लिया, जिसका सबसे ज़्यादा वहाँ पे स्टेक था, जिस पे सबसे ज़्यादा वहाँ हित इन्वॉल्व थे, तो और देशों की मान्यता का कोई महत्व रह नहीं जाता है। ये हमारी दूसरी गलती थी। यदि हम उस समय अपने कार्ड्स ठीक से प्ले किए होते, हम उस समय बार्गेन किए होते, तो जो आज हम सीमाओं के सीमांकन के लिए, डिमार्केशंस के लिए जो हम चीन से बार बार अनुरोध कर रहे हैं और चीन हमको सुन नहीं रहा है, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। हम अपने टर्म्स कंडीशंस पे जो है मैकमोहन लाइन को मानने के लिए चीन को बाध्य कर सकते थे, लेकिन ऐसा उस समय नहीं किया गया, जिसका खामियाजा हमको आज तक भुगतना पड़ रहा है। 1959 में साम्यवादी शासन से दुखी होकर के दलाई लामा भारत में आकर के शरण ले लेते हैं। यहाँ से हमारे जो चीन के संबंधों में तल्खी आनी शुरू हो जाती है और जिसकी परिणति अंततः 1962 में युद्ध के रूप में होती है। और इसी बीच में जो है अक्साई चीन में चीन ने बिना किसी भारत की अनुमति के वहाँ उन्होंने अपनी रोड बना ली। ये रोड जो अक्साई चीन की रोड थी, वो चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये जो रोड थी वो लहासा को, तिब्बत को जिंगजियांग से जोड़ती थी। और चूंकि ये दोनों उनके अस्थिर क्षेत्र थे, तिब्बत अस्थिर था, जिंगजियांग अस्थिर था, क्योंकि ये दोनों चीन के हिस्से थे नहीं और चीन के शासन का, वहाँ साम्यवादी शासन का विरोध वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा हो रहा था, इसलिए उनके ये जो स्ट्रेटेजिक रोड थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो उन्होंने बना लिया। जब ये डिस्कवर हुआ कि भाई ये रोड बना लिया है, भारत ने विरोध दर्ज किया। चीन ने जो है बहुत ही रूड तरीके से हमारे सभी ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया कि अक्साई चीन चीन का हिस्सा है और चूंकि हिस्सा इसलिए भारत से कोई अनुमति लेने का सवाल नहीं उठता है और ये हमारा हिस्सा है और भारत इसके बारे में अपना जो भी है वो अपना ख्याल त्याग दे। संसद में इस बात को लेके काफ़ी हंगामा हुआ और नेहरू वहाँ भी डिफेंसिव थे। उन्होंने यहाँ भी चीन के ऑक्यूपेशन को अप्रत्यक्ष रूप से जस्टिफाई करने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि अक्साई चीन तो बैरन लैंड है, वहाँ तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता है। तो एक संसद सदस्य ने
जो स्वयं उनके सर में बाल नहीं थे, स्वयं गंजे थे, और नेहरू जी भी गंजे थे। तो उन दोनों की तरफ से उन्होंने कहा कि देखिए नेहरू जी, ने आपके सर में बाल है ना मेरे सर में बाल है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपना माथा, अपना सर हमारा कोई और ले ले। ये हम माथा हमारा है, सर हमारा है, और जैसे ना हम ना आप अपना माथा और सर दूसरे को नहीं दे सकते हैं। अक्साई चिन कश्मीर हमारा सर है, हेड है, माथा है। हम अपने सर को, माथे को किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं, चाहे वहाँ पे घास उगे या ना उगे, बाल उगे या ना उगे, वो सर गंजा हो, वो सर बैरन हो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अक्साई चिन आज तक जो है करीब 30,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का क्षेत्र है जो कि उन्होंने, चीन ने अपने कब्जे में कर लिया है। और लगभग भारत, व्यवहारिक यही है कि अब भारत उस पर ज़्यादा कोई क्लेम भी नहीं कर रहा। हम वैसे थियरी में बात करते हैं कि अक्साई चिन हमारा है, लेकिन नेगोशिएशन में जो बिहाइंड द सीन हो रहा है, भारत लगभग उसको सरेंडर कर चुका है। अब हमारी जो सीमाएं यहाँ हैं उसको भी हमारे लिए चिंता का विषय हो। 62 में आक्रमण हुआ। 62 में नेहरू, जब ये अक्साई चिन की रोड बन गई तो नेहरू पे दबाव पड़ा कि जो मेनन थे उस समय, कृष्णा मेनन, जो खुद साम्यवादी थे और चीन के प्रति उनका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था, तो दबाव में जो कुछ फॉरवर्ड पोस्ट नेहरू ने जरूर कुछ वहाँ पे बुलाए, और जो फिर चीन ने जो है ये कहा कि ये जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, और उन्होंने, चीन ने तत्काल आक्रमण भारत पे कर दिया। अक्टूबर 1962 में आक्रमण हुआ। वो बिल्कुल एक तरफा वार था, भारत इस युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, और चीनी सेनाएं जो है लगातार बढ़ती गई, भारत के सीमा में काफ़ी अंदर तक प्रवेश कर गई। इवन तेजपुर जो आसाम का है वहाँ तक चीन की सेनाएं आ गई थी काफ़ी। लेकिन फिर चीन ने अपने जो सामरिक उनके हित थे उसको पूरा करने के बाद उन्होंने यूनिलैटरल सीज फायर किया और फिर वापस चले गए। तो 62 में उनका, चीन के नेताओं का, माओ का ये था कि भारत को एक सबक सिखा दिया जाए, नेहरू को एक सबक सिखा दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने आक्रमण किया। नेहरू 62 के सदमे से उबर नहीं पाए और 64 में उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत से विश्लेषकों का ये मानना है कि नेहरू की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण उनका जो है 1962 का चीन युद्ध, और शायद नेहरू के हृदय में, दिल में कहीं रही होगी बात कि शायद वो प्रारंभ से ही अगर जो चीन के प्रति इतना फ्रेंडली दृष्टिकोण शायद ना अपनाए होते, शुरू में ही वो सरदार पटेल की बात मान जाते, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात मान जाते, और ढेर सारे नेताओं की बात मानते जिन्होंने आगाह किया था चीन के प्रति कि आप तिब्बत में चीन आकर के वो हमारे तिब्बत के पठार पे आके बैठ गया, हमारे सर पे आके बैठ गया है, अब वहाँ से वो भारत पर आक्रमण जरूर करेगा। उनकी बात सच भी हुई, 62 में चीन ने आक्रमण किया भी। वैसे हमारी चीन से सीमाएं मिलती ही नहीं थी, तिब्बत हमारा पड़ोसी था, चीन हमारे हमसे काफ़ी दूर था, लेकिन अब हमारे पास वो आके बैठ गया। रही मैकमोहन लाइन के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेना चाहेंगे। मैकमोहन लाइन जो है, मैकमोहन वहाँ के एक अधिकारी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जो उन्होंने ये डिमार्केशन किया था इस लाइन का, तो उन्हीं के नाम से मैकमोहन लाइन जानी जाती है। ये बात सच है कि नक्शे पे ही ये मैकमोहन लाइन खींच दी गई थी। ग्राउंड पे ये मैकमोहन लाइन इतनी मोटी है कि ये 10 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक का क्षेत्र मतलब इसके अंतर्गत आता है। तो हम उस पर डिमार्केशन होना चाहिए। चीन की मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है। चीन के 14 पड़ोसी देश हैं। इन 14 पड़ोसी देशों में चीन ने 12 पड़ोसी देशों से अपना सीमांकन कर लिया है, बाउंड्री का डिमार्केशन हो गया है। केवल 2 देशों से चीन ने अभी तक बाउंड्री का डिमार्केशन नहीं किया है। ये 2 देश हैं, भारत और भूटान। भूटान से नहीं किया है क्योंकि भारत और भूटान की विदेश नीति भारत के अंतर्गत आती है, इसलिए उनसे नहीं किया है। तो इन 2 देशों को छोड़ करके शेष से उन्होंने कर लिया है। और आज जो है चीन जानबूझ के जो है इस सीमा विवाद को बनाए रखना चाहता है, जिससे कि जब भी आवश्यकता पड़े वो भारत पर दबाव बना सके, और दबाव की राजनीति में वो ये कर रहे हैं। अभी भी जो ये है वो उसके बाद में चर्चा हम बाद में करेंगे, वहाँ भी दबाव की राजनीति काम कर रही है जिसके तहत है। तो फिर 62 के बाद हमारे चीन के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो ख़त्म हो गए थे। 14 साल तक हमारा उनसे कोई संबंध नहीं था। 1976 में इंदिरा गांधी ने फिर से जो कूटनीतिक संबंध थे, राजनीतिक संबंध थे, उसको स्थापित किया। यानी हमारे एम्बेसडर वहाँ गए, उनके एम्बेसडर यहाँ, ये 1976 में हुआ। और 1978 में हमारे तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ जाते हैं। अब चीन इतना कुटिल देश है
एक डिप्लोमेटिक नाइसिटी होती है कि किसी देश का विदेश मंत्री या राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आया हुआ है तो ऐसे समय में दूसरे पर आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन वाजपेयी के यात्रा के दौरान ही चीन ने वियतनाम पे आक्रमण कर दिया और वाजपेयी जी को मजबूर होकर के, यदि आप किसी देश की यात्रा पे हैं, वो देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण कर देता है तो आप अब यात्रा जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। वाजपेयी जी अपनी यात्रा अधूरी छोड़ करके जो है वापस चले आते हैं। अब चीन क्या इंतजार नहीं कर सकता था कि वाजपेयी जी की यात्रा पूरी हो जाती तो वो वियतनाम पे आक्रमण करता, या वाजपेयी जी की यात्रा के पहले ही आक्रमण कर देता, वो यहाँ ना आते। उसने ऐसा क्यों किया कि वाजपेयी जी की यात्रा के बीच में ही, जब उनके पहुंचने के बाद ही उसने क्यों ऐसा किया, जो भी उसके कारण रहे हों। उसके बाद जो दूसरी प्रमुख घटना भारत चीन संबंध में 1986 में आती है, ये राजीव गांधी जो है वहाँ विजिट करते हैं और देंग जियाओपिंग से उनका जो हैंडशेक है वो बहुत विश्व में सुर्खियाँ बना जो है, और उनकी जो हाथ मिलाती हुई फ़ोटो है वो अखबारों में आई और काफ़ी देर तक देंग जियाओपिंग और राजीव गांधी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, जो इस बात का प्रतीक था, सिंबल था कि भारत और चीन दोनों फिर एक साथ आ रहे हैं, एक साथ आएंगे। तो एक उस घटना से जो हमारे बीच में जो बर्फ जमी हुई थी वो कुछ पिघलना शुरू हुई। 88 के विजिट के बाद 1993 में जो है जब नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे तो एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ट्रीटी पे दस्तखत होते हैं और उसके द्वारा हुआ कि जो बॉर्डर है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इस पे भारत और चीन शांति बनाए रखेंगे और जो है शक्ति के प्रयोग के द्वारा इस बाउंड्री को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। तो 1993 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। 93 के बाद 96 से हमारा CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात होने लगी। भारत चीन जो है अपना जो सीमा है, LAC है, उस पर कैसे जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के द्वारा एक दूसरे पर कैसे विश्वास करेंगे, एक दूसरे का हुआ कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज करेंगे, कुछ भी करेंगे। ये दोनों में एक सहमति बनी कि जो जब तक ये सीमा विवाद का बातचीत के द्वारा हल नहीं निकाल दिया जाता है तब तक जो स्टेटस को है, यथास्थित है, उसको बनाए रखा जाएगा। तो 93, 96, 2005, 2013 ये सभी में मतलब एक सीरीज ऑफ एग्रीमेंट हुई है भारत और चीन के बीच में। इन सभी में जो है नए नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, जिसमें किया गया, जिसमें बार बार इसी बात को दोहराया गया कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसका हम स्टेटस को बनाए रखेंगे और जो है और बातचीत के द्वारा हम इसका समाधान करेंगे। इसी बीच में 22 जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का बोलते हैं उनको, तो जो SR हमारे और उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र 22 राउंड की बैठक कर चुके हैं। लेकिन इस 22 राउंड की बैठक के बावजूद भी थोड़ा सा भी प्रगति उसमें नहीं हुई। कारण क्या है? चीन की मंशा साफ नहीं है। चीन बाउंड्री का सेटलमेंट चाहता ही नहीं है, क्योंकि वो इस बाउंड्री डिस्प्यूट को एक बार्गेनिंग चिप के रूप में रिटेन करने रहना चाहते हैं। भारत ने मेरी ललित मान सिंह जो भारत के विदेश सचिव थे, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने बताया, और बार बार ये बात आ भी रहा है, अखबारों में आ रहा है, मीडिया में भी आ रहा है, कि भारत ने अपना नक्शा उनको दे दिया है, अपना क्लेम बता दिया है कि भाई ये मेरा क्षेत्र है, ये हम क्लेम कर रहे हैं, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और ये हमारा है। चीन ने आज तक अपना कोई नक्शा भारत को नहीं दिया। चीन ने आज तक कोई अपना दावा नहीं बताया है कि ये हमारा का। बस उनका यही कहना है कि हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं। मैकमोहन लाइन एक इंपीरियल लाइन है, चाइना जब कमजोर था उस पर थोप दिया गया था और हम इसको नहीं मानते हैं। भाई चीन ने आज तक जो है अपना ये अभी तक नहीं बताया है कि उनका बाउंड्री का क्लेम कहाँ तक है। और उस जैसा ललित मान सिंह विदेश सचिव हमारे थे, जो कह रहे थे कि ये एक बार चीन बता दे कि उनका क्लेम कहाँ तक है तो फिर बात उसके आगे बढ़ सकती है। लेकिन चूंकि चीन की मंशा इस बाउंड्री सेटलमेंट का है नहीं, इसलिए वो आज तक उन्होंने अपना क्लेम नहीं बताया है। अब रही बात ये जो बॉर्डर में बार बार अंदर प्रवेश करा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जो है यहाँ आए हुए हैं। हम केवल राजीव गांधी और जो देंग जियाओपिंग का इम्पोर्टेंट हैंडशेक है उसके बाद का यदि हम कालखंड लें तो सोमदुरुंग चू वैली था, जिसमें
88 या 89 का बाद, मतलब उनके राजीव गांधी की यात्रा के तत्काल बाद जो है सोमदुरुंगचू वैली में चीन के लोग घुसपैठ कर गए। बाद में फिर भारत ने विरोध किया तो फिर चीन वहां से वापस गया। फिर उसके बाद उन्होंने जो है देपसांग में जो है आ गए। फिर भारत ने विरोध किया, फिर उनको जाना पड़ा। अभी जब जी जिनपिंग भारत की यात्रा पे थे, मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए थे, तो वो चुनार में चुमार है वहाँ पे लद्दाख में, चुमार में वो प्रवेश कर गए। फिर वहाँ पे जो है काफ़ी उसके बाद वहाँ उनको जाना पड़ा। 2017 में जैसे हमको याद है डोकलांग में वो प्रवेश कर गए। तो ये लगातार बार बार जो है ये चीन जो है भारत के अंदर प्रवेश कर जा रहा है और फिर भारत के विरोध के बाद बढ़ रहा है। अब हम जो पास्ट में हुआ, इवन मनमोहन सिंह के समय में देपसांग में वैली में उनका इंट्रूजन हुआ 2013 में हुआ, तो ये कोई पहला बार नहीं है कि चीन जो है हमारी सीमाओं को पार करके जो है यहाँ अंदर प्रवेश कर गया है। लेकिन इस बार अंतर इस बात का है कि हमेशा जो चीन का अगर जो पुराने समय से इसमें हम तुलना करें तो हमेशा एक पॉइंट पे इंट्रूजन होता था, एक पॉइंट पे घुसपैठ होती थी। और जो है पहली बार जो है चीन मल्टीपल पॉइंट्स पे जो है घुसपैठ कर गया है। अब वो गोलान वैली में अंदर आ गए हैं। वो जो पेंगांग लेक है, पेंगांग तसो लेक है, वहाँ जो है वहाँ वो हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। वो जो देमचौक है, जो हॉट स्प्रिंग एरिया है, वहाँ वो अंदर प्रवेश किए हैं। और जो नाकुला है सिक्किम में, वहाँ पे वो जो है, तो जो हमारे उनके जो स्टैंड ऑफ है नाकुला में हुई, हमारे सैनिकों उनके सैनिकों के बीच में मुठभेड़ हुई जिसमें सिक्किम में वहाँ पे कुछ घायल भी हुए। जो पेंगोंग लेक है वहाँ पे हमारे सैनिक उनके सैनिकों के बीच में मुठभेड़ हुई, उसमें भी कुछ सैनिक हमारे उनके दोनों घायल हुए। तो ये कई जगहों पे एक साथ उन्होंने किया है। अब ये बात आ रही है कि ये एक साथ इन्होंने ये 4 से 4-5 जगहों पे ये घुसपैठ क्यों किया है। तो सबसे पहले हम गोलान वैली को लेते हैं। तो जो गोलान वैली, जो गोलान रिवर है, वहाँ पे अभी तक कोई विवाद नहीं था। चीन ने वहाँ कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की थी। लेकिन ये नई जगह है जहाँ पे वो अपना कब्जा जता रहे हैं और जहाँ पे वो आ गए हैं। तो दूसरा जो पेंगांग लेक है, वहाँ पे पेंगांग लेक में फिंगर्स हैं, मतलब जो फिंगर्स उनको बोलते हैं, जो माउंटेन फोल्ड्स हैं उनको फिंगर्स बोलते हैं। वो फिंगर क्या, वो थोड़ा सा माउंटेन्स के जो हैं वो लेक के अंदर, झील के अंदर चले गए हैं पेंगांग के, वो उंगलियों की तरह लगते हैं इसलिए फिंगर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फिंगर 8 तक है भारत का वहाँ पे दावा है, लेकिन जो फिंगर 4 तक है वहाँ पर हमारा वास्तविक नियंत्रण है। चीन का जो 8 के बाद का जो फिंगर के 8 के बाद का जो एरिया है वो चीन के नियंत्रण में है। और फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में जो क्षेत्र है वो दोनों किसी के नियंत्रण में नहीं है। यानी हमारी पेट्रोल पार्टी वहां जाती है, उनकी पेट्रोल पार्टी वहां आती है, तो पेट्रोलिंग दोनों की हो रही है। अब चीन ने इसमें क्या किया है कि ये जो 5वां फिंगर था वहां पे आके अपनी सेनाएं लगा दी हैं। हमारे सैनिक जब वहां पेट्रोल के लिए, पेट्रोलिंग ये गर्मियों के सीजन में होती है क्योंकि जाड़ों में तो इतनी बर्फ रहती है, इतनी ठंड रहती है कि वहां जाना संभव नहीं है। तो हमारी जो पेट्रोल पार्टी जब वहां गई तो वहां देखे कि पहले 5वें वो फिंगर पे वो पहले से विराजमान है और हमारे सैनिकों को वहां से जाने नहीं दे रहे हैं। आज तक वो वहीं पे काबिज हैं। अब भारत ने, और जो आक्साई चिन में उन्होंने युद्धाभ्यास किया था और उस युद्धाभ्यास अप्रैल में किया और अब मई में युद्धाभ्यास के तत्काल बाद अपनी सेनाएं ग्वालन वैली में लाके वहां पे उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। तो ये सब जो डिप्लॉयमेंट्स है, तो ये सब का जो सैटेलाइट्स की इमेजरी हैं वो भी आ गए हैं और चीन को बता दिया गया कि ये क्षेत्र हैं जहां आप जो है अप्रैल में नहीं थे और मई में आप अंदर काबिज हो गए हैं। उनको अप्रैल के भी सैटेलाइट इमेजेस दे दिए गए हैं, मई के भी दे दिए गए हैं और बता दिया गया कहाँ कहाँ आप आ गए हैं। तो ये अब यहाँ पे जो है ये हमारा सेना उनके सेनाओं का स्टैंड ऑफ चल रहा है। जब उनकी सेनाएं आ गई तो हमारी सेनाएं भी उनके इस एरिया में लाके डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। और पेंगोंग लेक में तो 500 मीटर की दूरी में ही दोनों की सेनाओं का डिप्लॉयमेंट है। गोलान वैली में भी स्थिति है। नाकुला में हमारी उनकी जो है जो सेनाओं का कन्फ्रंटेशन हुआ ही जो है। तो ये कई है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि चीन की मंशा क्या है।
अभी मिलिट्री लेवल पे बात हुई, कोई उसका रिजल्ट ना अपेक्षा था ना कुछ आया भी। अब 3 लेवल पे बात हो रही है। पहले एक मिलिट्री लेवल पे, दूसरा डिप्लोमेटिक लेवल पे और अंततः पॉलिटिकल लेवल पे। अपेक्षा यही की जा रही है कि मिलिट्री लेवल और डिप्लोमेटिक लेवल पे ग्राउंड वर्क तैयार होगा, अंततः पॉलिटिकल लेवल पे ही, यानी शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के स्तर के वार्ता से ही शायद इसका समाधान संभव हो सके। चीन चूंकि आ गया है, तो अब चीन वहां जल्दी जाने के उसमें नहीं है, और भारत लगातार ये कह रहा है कि बात तभी होगी जब हम स्टेटस को एंटे वहां पे रिस्टोर हो जाएगा। तो फिलहाल यही दोनों का मतलब अभी फिलहाल चल रहा है। आगे क्या होगा, ये जो है बातचीत के द्वारा ही इसका परिणाम आएगा। अब समस्या ये हम आते हैं कि क्यों चीन आया। इसके पीछे तमाम कारण बताए जा रहे हैं। एक तो ये बताया जा रहा है कि चीन जो है, शी जिनपिंग की स्थिति चीन के अंदर बहुत ठीक नहीं है। जैसा आप सबको ज्ञात है, देंग जियाओपिंग के बात हुआ था कि 10 साल ही वहाँ के शासक रहेंगे, 10 साल के बाद कोई नया नेता आएगा, जिसको शी जिनपिंग ने ख़त्म कर दिया है और वो आजीवन चीन के नेता हो गए। अभी जो कोविड आया, उसका भी जो मैनेजमेंट से शायद वहाँ के लोग बहुत पसंद नहीं है, जो आर्थिक विकास उनका है वो भी काफ़ी अवरुद्ध हो गया है। तो ये सब जो आंतरिक दबाव शी जिनपिंग पे आ रहा है, तो उस शायद आंतरिक दबाव से ध्यान हटाने के लिए और अपने देश में राष्ट्रवादिता को बढ़ाने के, जो नेशनलिस्ट फीलिंग है, जो पैट्रियटिज्म की फीलिंग है, उसको करने के लिए उन्होंने जो है ये किया है, जिससे कि लोगों का ध्यान आंतरिक समस्याओं से सीमा की समस्याओं की तरफ किया जा सके। ऐसा तमाम विश्लेषकों का मानना है। अब चीन का एक और भी आ रहा है, चीन की जो टैक्टिस है, यही टैक्टिस उन्होंने साउथ चाइना सी में अडॉप्ट किया और यही टैक्टिस इन्होंने यहाँ भी अडॉप्ट की। वो टैक्टिस ये है जिसको सलामी स्लाइसिंग बोलते हैं। सलामी स्लाइसिंग क्या है? सलामी स्लाइसिंग यह है किसी क्षेत्र के भूभाग को थोड़ा थोड़ा काट करके आप उसको मिलाते जाइए। तो चीन जो है साउथ चाइना सी में भी यही किया। साउथ चाइना सी के छोटे छोटे हिस्से को वो अपने अंदर धीरे लेता गया और वियतनाम के, फिलीपींस के जो साउथ चाइना सी के देश थे उनको दरकिनार करता गया। तो साउथ चाइना सी में ढेर सारा हिस्से उन्होंने जो ये सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी है उसके तहत अपना कर लिया। वही सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी का अपना रहे हैं हमारे भारत और चीन की जो सीमाएं हैं उस पर अपना रहे हैं। और इसमें उसके तहत वो थोड़े से हिस्से में ही आप में घुस के आके बैठ जाते हैं और उसको फिर अपना करें। इसी के तहत उन्होंने अक्साई चीन कर लिया है और कुछ और जा रहे हैं। अभी वर्तमान समय में मीडिया की रिपोर्ट क्या सच नहीं है, लेकिन कुछ किलोमीटर तक भारत के अंतर्गत वो आ गए हैं। लेकिन भारत दृढ़ प्रतिज्ञ है, जैसे कि डोकलाम में हमने अंततः उनको बाध्य कर दिया और अंततः उनको जो है डोकलाम से जाना पड़ा 73 दिन के कन्फ्रंटेशन के बाद। वही स्थिति फिर हो रही है। इवन डोकलाम के पहले जो चुमार में स्टैंड ऑफ हुआ था, जो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात ही, तो चुमार में भी हमने जो है बिल्कुल स्ट्रांग स्टैंड लिया और अंततः चुमार से भी जाना पड़ा। तो अभी तक तो यही हुआ है कि जहां जहां भी चीन ने घुसपैठ की कोशिश की है वहां हमने स्ट्रांग स्टैंड लिया है और चीन की सेनाओं को अंत में यथास्थिति के ऊपर जाना पड़ा है। तो वही अपेक्षा करते हैं कि शायद यही इस बार भी हो और पूरा देश दृढ़ प्रतिज्ञ है कि चीन को अपनी पुरानी स्थिति में जाना होगा। और तब तक ये हो रहा है। और अभी भारत की जो वर्तमान समय में जो है स्थिति है, चीन चारों तरफ से घिर गया है। चीन कुछ और भारत से कंसेशन चाहता है। WHO में चीन के खिलाफ 130 देशों ने जो प्रस्ताव लाया था उसमें भारत भी उसके साथ था। G7 में अमेरिका ने भारत को न्योता दे दिया उसको नहीं। चीन का भारत के ऊपर ये भी दबाव बन रहा है कि आप जो है अमेरिका से जो अपनी दोस्ती है उसको कम करिए, अमेरिका के साथ जो आपकी नज़दीकियां हैं उसको कम करिए। वो एक दूसरा जो एफर्ट चल रहा है क्वाड्रिलेटरल इनिशिएटिव का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है और इंडिया है। तो ये चारों देश मिलकर के जो इंडो पैसिफिक में अपने को मजबूत कर रहे हैं, वहाँ पे भी चीन की अपेक्षा है कि भारत ये जो इंडो पैसिफिक में जो अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी है उस पूरे स्ट्रेटेजी से बाहर आए और जो है अपनी अमेरिका से। तो कुछ चीन के अब और भी अपेक्षाएं हैं।
शायद वो उसके लिए वो शायद भारत पर सीमा विवाद बना करके इन सब अपने मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं। भारत में चीन के उत्पाद और उनको लेके भी विरोध चल रहा है। चीन का जो बिजनेस भारत से है बहुत ही प्रॉफिटेबल है, तो भारत चीन अपने उस बिजनेस को भी बनाए रखना चाहता है। तो ढेर सारे हैं जो ट्रेड के इशू हैं, ढेर सारे इशू हैं, उन इशू पे भी इस बाउंड्री डिस्प्यूट को एक वो मोहरा बना सकते हैं। चीन हमारे तरह ओपन कंट्री नहीं है, इसलिए चीन में क्या हो रहा है उसके बारे में ठीक ढंग से कहना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इस बार चीन का मीडिया जो है, डोकलाम के इशू में चीन के मीडिया बहुत ज़्यादा बोल रही थी, बहुत ज़्यादा भारत के खिलाफ लिख रही थी, लेकिन इस बार ग्लोबल टाइम्स से कुछ आर्टिकल्स को छोड़ दिया जाए तो इस बार चीन की मीडिया जो है इस सीमा विवाद पर लगभग चुप है, शांत है। तो चीन के अंतर्गत क्या हो रहा है, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति है, इसके बारे में कुछ निश्चित रूप से कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम भी अपेक्षा कर रहे हैं कि शायद जो मिलिट्री लेवल के बाद डिप्लोमेटिक लेवल और अंततः पॉलिटिकल लेवल पे जो बातचीत होगी उससे अंततः कोई रास्ता निकलेगा और चीन फिर से जो अप्रैल में जिस स्थिति में था उस स्थिति में वापस जाएगा। तो ये रहा हमारा जो है आज के बारे में भारत चीन संबंध और चीन की साम्राज्यवाद उसको लेते हुए। और भारत की जहाँ तक बात है तो भारत की जो हम रणनीति के बारे में संक्षेप में चर्चा करके अपनी बात ख़त्म करेंगे। तो भारत की जो ये है अभी आज जो भारत की स्थिति है, चीन कोरोना के कारण पूरा विश्व में अलग थलग पड़ गया है और इस मुद्दे पे भी सीमा विवाद पर भी ढेर सारे देशों का समर्थन भारत के पास आ गया है। अमेरिका ने बीच में भी कहा, वैसे यद्यपि हमने और चीन ने दोनों ने कहा कि नहीं अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा ये द्विपक्षीय मामला है, हम इसको अपने उससे सुलझा लेंगे। लेकिन आज जो है जो पहले था, अभी अमेरिका आज तक कभी भी भारत चीन विवाद में स्पष्ट रूप से नहीं बोला था, लेकिन ये पहली बार है कि अमेरिका ने स्पष्ट रूप से भारत का पक्ष लिया है। तो हमारे पास भी ढेर सारे कार्ड्स हैं, तिब्बत का कार्ड है, ढेर सारा कार्ड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, चाइना को वो कर सकते हैं। युद्ध में अंत में कहूँगा कि ना भारत के हित में है ना चीन के हित में है। मेरा यही विश्वास है कि बातचीत के द्वारा इस सीमा विवाद का जैसे कि पास्ट में हल निकाल लिया गया है, इस बार भी हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन यदि चीन नहीं मानता है तो हमको युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और भारत जो है 1962 का भारत, 2020 का भारत 1962 का भारत नहीं है। हमारी सेनाएं बहुत मजबूत हैं, हमारा काफ़ी तैयारी है, लद्दाख में हमारी काफ़ी सेनाएं हैं, अरुणाचल में हमारी काफ़ी सेनाएं हैं। तो चीन भी इस बात को समझता है, वो भी जो है एक गीदड़ भपकी के द्वारा अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहा है। शायद हमारा नेतृत्व इतना मजबूत है कि शायद हम उसकी गीदड़ भपकी में आने वाले नहीं हैं। और मेरा विश्वास है कि शायद कुछ दिनों के अंदर, अभी 1 महीना हो गया है इस स्टैंड अप को लेकर के, लेकिन मुझे विश्वास है कि जल्दी ही शायद बातचीत के द्वारा इसका निष्कर्ष निकल आएगा और चीन पुनः अपनी पुरानी उसमें चले जाएगी। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। यदि प्रश्न कुछ किसी का हो तो हम उस लिख के दे दीजिए, क्योंकि इस फेसबुक लाइव है, मैं केवल पढ़ ही सकता हूँ, लिख सकता हूँ। कुछ प्रश्न आ गए हैं, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ और शेष प्रश्न यदि होंगे तो आप उसके बताइएगा। ये पहला हाँ, ये नेपाल के बारे में प्रश्न है कीर्ति का। तो नेपाल जो अभी हमारी जो सीमा विवाद है, इसके 3 सेक्टर हैं। एक तो ईस्टर्न सेक्टर है जिसको लद्दाख सेक्टर बोलते हैं, दूसरा मिडिल सेक्टर है जिसमें नेपाल है, हिमाचल प्रदेश है और ये सब है, और तीसरा सेक्टर जो है अरुणाचल का है। तो ये जो विवाद है भारत चीन का, ये 4000 किलोमीटर ये सीमा है भारत और चीन का, लगभग 4000 किलोमीटर। तो इन 4000 किलोमीटर में जो लद्दाख का क्षेत्र है वो विवाद के अंतर्गत है और जो अरुणाचल का क्षेत्र है वो विवाद के अंतर्गत है। लेकिन जो मिडिल सेक्टर है, वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर पर डिस्प्यूट, जो मिडिल सेक्टर है जिसमें नेपाल, हिमाचल और ये एरिया आता है, उत्तर प्रदेश का भी, उत्तराखंड का एरिया आता है, इस पे कोई विवाद नहीं था। लेकिन चीन ने नेपाल के माध्यम से यहाँ भी विवाद खड़ा करने की कोशिश की है
और जो काला पानी का जो क्षेत्र है, जो लिपू लेक और का क्षेत्र है, वहाँ पे भी जो है, जैसा कि हमारे सेना के चीफ मनोज नरवाने ने कहा कि नेपाल के माध्यम से यहाँ भी चीन जो है खुराफात करने का तैयार कर रहा है। तो जो भी हुआ, वो जो सड़क बनी है वो पहले से भी हमारे तीर्थयात्री मानसरोवर की यात्रा पे जाते थे, तो वो तीर्थयात्री उस मानसरोवर की यात्रा के लिए उसका उपयोग करते। वो मड ट्रैक पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, उसको हमने एक मेटेलिक रोड बना दिया है, लेकिन चीन के उकसावे पे आकर के नेपाल ने उसका विरोध किया है। अभी वहाँ की सरकार जो KPS ओली की है, थोड़ा भारत विरोधी है, चीन के साम्यवादी शासन के, साम्यवादी चीन के ज़्यादा प्रभाव में है, तो ऐसा उन्होंने, तो चीन ने नेपाल के माध्यम से यहाँ भी समस्या पैदा करने की कोशिश किया है। तो ये है, तो हमको ये जो नेपाल का विवाद है उसको भारत चीन के जो सीमा विवाद है इसी के उसमें है, क्योंकि चीन कोई भी मौका नहीं छोड़ता है जहाँ से वो भारत को परेशान कर सके। अमेरिकी त्रिपाठी का प्रश्न है, अमेरिकी कांग्रेस ने हाल ही में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट पास किया है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में चीन को नियंत्रित करने में कितना प्रभाव हो सकता है? देखिए, चीन की ढेर सारी समस्याएं हैं, यदि हम उनको उधारना चाहें, उपयोग करना चाहें, जैसे चीन के खिलाफ जो बार्गेनिंग चिप्स के रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हम जो है, इवन हांगकांग का मुद्दा है, हम कुछ नहीं बोलते हैं, ताइवान का मुद्दा है, हम कुछ नहीं बोलते हैं, उइघुर्स का मुद्दा है, हम कुछ नहीं बोलते हैं, तिब्बत का मुद्दा है, हम कुछ नहीं बोलते हैं, वहाँ मानवाधिकार का मुद्दा है, हम कुछ नहीं बोलते हैं, जबकि अमेरिका पश्चिम के देश इस बात में उठाते हैं। हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि हम जो चीन की संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, हम अच्छे नेबरली रिलेशंस के कारण कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन यदि चीन अपनी इसी उस पर आमादा रहा, बार बार हमको हमारे राष्ट्रीय हितों पे चोट करता रहा, तो वो दूर समय नहीं है कि हम उइघुर्स पे भी उइघुर का समर्थन करेंगे, हम हांगकांग का समर्थन करेंगे, हम ताइवान का समर्थन करेंगे, हम जो है तिब्बत का समर्थन, तिब्बत तो हमारे पास बहुत बड़ा कार्ड है, दलाई लामा हमारे पास बहुत है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीन को अच्छी तरह से मालूम है। तो ये एक बार्गेनिंग चिप के रूप में इस्तेमाल अगर जो चीन कर रहा है तो भारत भी कर सकता है। अलकेंद्र सिंह ने प्रश्न पूछा है, कैन यू कमेंट ऑन टू फ्रंट वॉर थियरी, व्हाट इज इट? टू फ्रंट वॉर थियरी, ये जो अभी हमारे जो सेना के चीफ जो हैं अभी मनोज नरवाने हैं, और उसके पहले जो हमारे अभी थे, तो उन सभी टू फ्रंट वॉर थियरी का है कि जो पाकिस्तान और चीन है, ये दोनों जो है एक दूसरे के काफ़ी करीबी हैं, और चीन हमेशा पाकिस्तान का जो है साथ देता रहता है ढेर सारे मुद्दों पे। तो 1965 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था इस अपेक्षा में कि सेकंड फ्रंट, अयूब ने अपेक्षा की थी कि 62 में वार हुआ है तो सेकंड फ्रंट चीन खोल देगा, लेकिन चीन ने सेकंड फ्रंट खोला नहीं। लेकिन हमको दोनों फ्रंट पे वार के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चीन कभी भी पाकिस्तान के समर्थन में आ सकता है वार फ्रंट पे भी, और पाकिस्तान भी चीन के आक्रमण के समय में भारत पर आक्रमण कर सकता है। तो हमारे यहाँ जो ये स्ट्रेटेजी बनाई है हमारी सेना के द्वारा कि हम एक साथ चीन का वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान के खिलाफ और नॉर्दर्न बाउंड्री जो है वो चीन के खिलाफ, तो उत्तरी सीमाओं पे और पश्चिमी सीमाओं पे दोनों पर हम एक साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। और हमारे सैन्य अधिकारियों का मानना है, रावत का कहना, नरवाने का कहना, ढेर सारे जो उनका कहना है कि अब हमने वो क्षमता विकसित कर ली है कि हम एक साथ पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ हम युद्ध कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान चीन एक दूसरे को कहते हैं कि वो ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। ऑल वेदर फ्रेंड मतलब वो हर समय के, हर ऋतु के साथी हैं, दोनों को एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं हैं। एक चीन के, एक अमेरिका के, पाकिस्तान के एक राजनयिक ने कहा था कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मधु से भी ज़्यादा मीठी है, एवरेस्ट पर्वत से भी ज़्यादा ऊंची है, और जो है समुद्र से भी ज़्यादा गहरी है। तो इतनी ज़्यादा, मतलब डीपर देन ओशन, हायर देन माउंटेन्स एंड स्वीटर देन हनी, ये कहते हैं कि उनका चीन और पाकिस्तान का संबंध है। तो इस घनिष्ठ संबंध पे है, इसलिए जो है यदि ऐसा संबंध है, दोनों एक दूसरे को फेयर वेदर फ्रेंड कहते भी हैं। और हमेशा यूनाइटेड नेशंस में आपने देखा होगा कि
पाकिस्तान जो है चीन के माध्यम से कश्मीर के मुद्दे को वहां उठवाता है। अभी 270 का 370 के खत्म होने के बाद 4 बार यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में चीन ने कोशिश की इस मुद्दे को उठाने की, यद्यपि भारत के समर्थक देश वहां वो चीन सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने वहां की। तो हमको 2 फ्रंट वार के लिए तैयार रहना चाहिए। यद्यपि पास्ट में 2 फ्रंट वार नहीं हुआ है, 62 में अयूब की अपेक्षा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहिया खां की अपेक्षा 71 के बांग्लादेश वार की थी, उसमें नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि पास्ट में नहीं हुआ तो भविष्य में ना हो। तो हमको दोनों फ्रंट पे एक साथ वार के लिए तैयार रहना चाहिए, और हमारी सेना ने इसके लिए तैयारी कर रखी है। एक और क्वेश्चन आया है, मीडिया रिपोर्ट्स अफेक्ट डिप्लोमेटिक टॉक्स बिटवीन नेशंस। यस, दैट इज ट्रू। यदि मीडिया में ढेर सारी जो रिपोर्टिंग होती रहती है तो दोनों तरफ जो राष्ट्रवादी जो आवाज़ है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और ऐसे में जो क्वाइट डिप्लोमेसी है वो क्वाइट डिप्लोमेसी का रास्ता ख़त्म हो जाता है। और इसलिए इस बार जो है, जैसे कि डोकलाम के इशू में यही हुआ, डोकलाम के इशू में जो चीन ने अपना अंत में वहाँ से सेनाओं को हटाया, तो चीन की में के जो आम आवाम थी वहाँ की निगाह में शी जिनपिंग की थोड़ी सी किरकिरी हुई कि 73 दिन तक आप भारत से कन्फ्रंटेशन करते रहो, अंततः आपको भारत की मांग को स्वीकार करना पड़ा। भारत शुरू से कह रहा था कि आप सड़क नहीं बना सकते, आपको जाना होगा, और अंततः आपको जाना हुआ। तो वो गलती अब इस बार दोहराई इस बार, इसलिए वहाँ की मीडिया बिल्कुल जाने। हमारे यहाँ भी जब भी अभी मिलिट्री जो टॉक हुआ है उसमें जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें कहा गया कि जो है कोई भी इस पे स्पेकुलेशन रिपोर्टिंग मत हो, कोई भी इस पे कयास मत किया जाए, और मिलिट्री लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, तीनों लेवल पे बातचीत चल रही है। तो इसलिए थोड़ा सा मीडिया काफ़ी हाइपर नेशनलिज्म जनरेट कर देती है। तो वो जो है जो क्वाइट डिप्लोमेसी है जिसके द्वारा मामलों का समाधान किया था, उसके लिए समस्या उत्पन्न होती है। तो ये अनिल जी का वर्तमान की समस्या या चीनी बौखलाहट का कारण चीनी समझ बहिष्कार तो नहीं है। यस, बहिष्कार का है। चीनी सामानों का बहिष्कार, आपका मालूम है कि भारत और चीन का जो व्यापार है उसमें प्रतिवर्ष चीन $60 बिलियन लाभ कमा रहा है। तो $60 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होता है। तो यदि हम बायकॉट करेंगे, $60 बिलियन का उसका व्यापार इफेक्ट होगा, तो वो उसके आर्थिक हितों को चोट करेगा। तो ये भी एक कारण है, जो बातचीत होगी उसमें मुद्दा जरूर आएगा कि भाई भारत में जो ये बायकॉट की बात चल रही है उसके स्वर धीमे किए जाएं। तो ये भी एक कारण है जो भारत चीन संबंधों खराब होने का जो है। चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये शी जिनपिंग का अपना प्रोजेक्ट है, और शी जिनपिंग ने पूरी कोशिश की कि भारत भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, लेकिन भारत ने अपने कारणों से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से मना कर दिया है। अभी भी शी जिनपिंग ने आशा नहीं त्यागी है। भारत पे लगातार उनका यह है कि आप जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बने, लेकिन भारत अपने सामरिक हितों को रखते हुए शायद इसका कभी हिस्सा नहीं बनेगा। तो और ना ही है, when people to people contact in China are good, then why China is using military strategy to woo it? चाइना जो है, देखिए जो पावर है ये कोहेसिव डिप्लोमेसी है। तो चाइना जो है कोहेसिव डिप्लोमेसी का मास्टर हो गया है। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ देखिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ कहा कि वुहान वायरस का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, चीन ने तत्काल धमकी दी ऑस्ट्रेलिया को कि हम आपका जो फार्म प्रोडक्ट है वो नहीं लेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं लेंगे, हमारे टूरिस्ट आपके यहाँ नहीं जाएंगे, हमारे स्टूडेंट आपके नहीं जाएंगे, हम आपको आर्थिक चोट पहुंचाएंगे और आपको काफ़ी नुकसान करना होगा। तो अब चाइना सबको थ्रेटन कर रहा है, इवन वियतनाम को कर रहा है, जापान को कर रहा है, शायद ही कोई ऐसा देश है कर रहा है, और शायद यही चाइना के विनाश का कारण होगा।
उनका एक इम्पीरियल रिच थियरी है, एक थिंकर हैं, नाम उनका भूल रहा है, तो उनका यही कहना है कि जो ग्रेट पावर्स होते हैं वो पावर में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो जो है अपना वैरियर डिप्लोमेसी, कोहर्सिव डिप्लोमेसी, इसमें इंडल्ज करने लगते हैं और पूरे वर्ल्ड को एनॉय करते हैं। इसका रिजल्ट अंत में होता है कि उनका विनाश होता है। तो ये पॉल केनेडी की थियरी, इंपीरियल वॉरियर्स की थियरी है। तो ये चाइना आज का जो व्यवहार है, वो जो पॉल केनेडी की इंपीरियल वॉरियर्स की थियरी है, उसके अनुरूप है। चाइना के पास शक्ति हो गई, दूसरी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, मजबूत, तो उस कारण वो लगातार डिक्टेट कर रहे हैं। वो साउथ चाइना सी में कर रहे हैं, भारत के साथ कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं, और अब तो अमेरिका से भी जो है वो टिट फॉर टैट वाली स्थिति में आगे वहां से करने लगे हैं। लेकिन ये सब अंततः चीन के विनाश का कारण होगा, ये चीन के लोग भी जानते हैं, क्योंकि चीन का जो अमेरिका के साथ व्यापार है वो $400 बिलियन का हर साल का उनका सरप्लस है जो वो बनाते हैं वहां से। तो अगर जो $400 बिलियन अमेरिका की अर्थव्यवस्था से हटा दी जाएगा व्यापार, तो चीन का जो है जो स्थिति होगी वो इतनी खराब हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट, अभी भी वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जो है करीब 60 से 70 मिलियन चीनी अनएम्प्लॉयड हैं। वो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी यदि ये जो अमेरिका का जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है या यूरोप का प्रॉफिटेबल ट्रेड है ये प्रभावित होता है। तो चीन भी अपनी समस्याओं को समझ रहा है और इसलिए चीन की ढेर सारी मजबूरियाँ, ऐसा नहीं है कि चीन बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है और वो वर्ल्ड पावर बन जाएंगे इतने आसानी से जो है। तो चीन की समस्याएं हैं और चीन लोग समझ भी रहे हैं। और तो भारत के वर्तमान रूस का ये प्रश्न है। रूस जो है, रूस के संबंध भारत से भी अच्छे हैं, वर्तमान समय में चीन से भी अच्छे हैं। लेकिन रूस जब देखता है कि भारत अमेरिका के ज़्यादा समीप जा रहा है तो वो अपनी बैलेंसिंग एक्ट में चीन के साथ आ जा रहा है। तो वर्तमान में यदि रूस को भारत और चीन के मध्य चुनना है तो निश्चित रूप से रूस भारत को ही चुनेगा। लेकिन जो भारत की नज़दीकियाँ अमेरिका से बढ़ रही हैं उसके कारण जो है रूस थोड़ा सा जो है खिन्न भी है। इसलिए रूस ने इधर पाकिस्तान से भी अपने संबंध सुधारे हैं, बनाए हैं, और रूस ने पाकिस्तान को कुछ हथियारों की आपूर्ति भी शुरू कर दी है जो कोल्ड वार के समय में अनथिंकेबल था। तो फिलहाल अब हम यही कह सकते हैं। वैसे भारत का रूस से भी लगातार वो संपर्क में है और हम यही अपेक्षा करते हैं अंततः हमारी कूटनीति सफल होगी और रूस हमारे तो चीन के साथ रूस को रूस इस तरह जानता है कि चीन एक रिलायबल पार्टनर नहीं हो सकता है। चीन तो इसलिए रूस के बारे में हम यही कह सकते हैं कि वो उसका भारत के पक्ष में यदि खुल के ना आए तो मौन रूप से तो आना रहना चाहिए। चलिए, मैं और तो कोई प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा, मैं 1 मिनट देख ले रहा हूँ। काली शंकर शारदेय जी का प्रश्न है, D11 चीन को नियंत्रित करने में कितना प्रभावित होगा। तो अगर जो काली शंकर जी हमें सुन रहे हो तो D11 को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि ये D11 हमें अभी फ़िलहाल नहीं समझ में आ रहा है। एक्सप्लेन कर दें तो उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। डिलीट कर दिया सर। D11 डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया है, नहीं दिख रहा। G11 अच्छा वो प्रश्न है G11 से है। तो अच्छा अच्छा तो जो G7 है ये विश्व के 7 धनी राष्ट्रों का समूह है जो कि एक पावरफुल ग्रुप के अंतर्गत आता है।
और भारत को वहाँ पहली बार आमंत्रित किया गया है इसके लिए, तो ये भारत के लिए गौरव का विषय हो सकता है। और ये भारत की जो पावर है उस पावर को रिकग्नाइज कर रहा है चाइना। तो ये अभी प्रपोजल आया हुआ है और जो G7 के और सदस्य देश हैं, 6 और सदस्य देश हैं, उनकी भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यदि ये G7 का विस्तार होता है और भारत उसका सदस्य बनता है तो ये भारतीय कूटनीति की और भारतीय शक्ति की क्या एक बहुत बड़ी वो होगी कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भारत के पावर को रिकग्नाइज कर रही है और जो ग्लोबल हाई टेबल है उस पे भारत को जो है स्थान दिया जा रहा है। वो सिक्योरिटी काउंसिल जिसका सदस्य 1945 में भारत नहीं बन सका क्योंकि भारत उसमें एक उपनिवेश था, शायद अब G7 और दूसरे जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भारत को जगह दी जा रही है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और G7 की सदस्यता भविष्य में सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता का भी साफ कर सकता है। तो मेरा ख्याल G7 था जिसको D11 से ले गया। 11 की बात करें, एक बात चल रही है क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। चाइना को कहा, अमेरिका को कहा जाता है कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, तो इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो अगर डेमोक्रेटिक नेशन का कोई भी ग्रुप बनेगा तो उसमें इंडिया जो है फ्रंट पे रहेगा। तो ये एक डेमोक्रेटिक नेशन ग्रुप की बात चल रही है कि डेमोक्रेटिक नेशन का ग्रुप बने, अमेरिका, जापान, यूरोप के देशों को करके, जहाँ पे टोटलिटेरियन देश हैं, जिनमें चाइना खुद एक टोटलिटेरियन देश है, तो उनका विरोध किया जा सके। तो ये भी चर्चा के स्तर पे है, भविष्य में हो सकता है इस पे कुछ और आगे प्रगति हो। तो इसी के साथ मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा प्रश्नों उत्तर दे दिया है। काली शंकर शारदे जी, मेरा ख्याल होता शायद D11 को शायद G11 आप कह रहे थे, तो शायद मैंने उसका प्रश्न का जवाब दे दिया है। तो अब सभी प्रश्न हो गए हैं, तो अब मैं यस नीचे लिखा हुआ सर G7 के स्थान, हाँ, तो G7 की सदस्यता हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ये हम कह सकते हैं कि यहाँ हम इस सदस्यता मिलने के बाद सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी दावेदारी और भी मजबूत हो जाएगी। तो इसी के साथ हम अपनी चर्चा समाप्त करते हैं और एक बार पुनः आपसे हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम हो रही है। मैं परिवाह के 4 बजे अपनी फेसबुक लाइव पे मैं कर गया और इसके कारण ये इतना समय खराब हो गया और शायद बहुत लोग इंतजार करके चले भी गए होंगे क्योंकि 4 बजे का समय सबको था। एनीवे, मैं आप सब लोगों को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं जो लोग जुड़े और सुने, और आधा घंटा की देरी जो मेरी गलती के कारण होगी उसके लिए मैं आपसे करता हूं। और मैं फिर जो इस पेज के संचालक हैं डॉक्टर अनिल कुमार, जो हमारे शिक्षक हैं माननीय श्री रमाशीष जी, और हमारे जो प्रायोजक हैं योगेश, उनको मैं आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार।